India Economic Vulnerabilities 2026 A System of System Analysis। इंडिया की इकोनॉमिक कमजोरी 2024 की उसकी सिस्टम का सिस्टम एनालिसिस आज हम करेंगे। डायग्नोसिस द इंटरसेक्टिंग थ्रेट ऑफ क्लाइमेट। हम उसका डायग्नोसिस करेंगे क्लाइमेट, जियोपॉलिटिक्स एंड स्ट्रक्चरल मैन्युफैक्चरिंग गैप्स का क्या क्या है इंडिया की इकोनॉमिक में, और उसका रोड मैप देखेंगे आत्मनिर्भरता का। तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। Ladies and gentlemen, a few weeks ago, the Prime Minister of India stood at a podium and said something that makes no economic sense. साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। It is the Prime Minister who has said, कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। Now, if you think about it for a second, the leader of the world's fifth largest economy, a man whose entire job is to grow consumption, just told this country to stop consuming. The headlines called it caution. The newspapers called it nationalism. But here's the thing that nobody's telling you. That speech wasn't just about oil. That speech wasn't just about gold. That speech was about the West Asia crisis. War is having ripple effects around the world. Wholesale inflation is up and it's a dramatic jump in just 1 month. The war in West Asia is clearly now reaching India's kitchen economy. Vegetable oil prices are surging. You is that there's another crisis that is forming 12,000 kilometers from India in the Pacific Ocean, and it is about to hit India in a way that we've never seen before. Look at this stretch of the Pacific Ocean. This patch of warm water has a name. Scientists call it the El Nino. And what is forming this year is the rarest and the most dangerous version of El Nino, which is called the Super El Nino. The interconnected web of systematic risk. India is currently positioned at the edge of multiple simultaneous vulnerabilities. इंडिया एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां पर साइमल्टेनियस एक के साथ एक इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज आ चुकी हैं। पहला क्लाइमेट जो कि एल नीनो, स्ट्रक्चरल वीकनेस जो कि इंडिया का एक इकोनॉमिक ट्रैप है, और जियोपॉलिटिक्स जो कि वेस्ट एशिया क्राइसिस है। ये तीनों प्रॉब्लम एक साथ आ चुकी हैं जिससे हमारी इकोनॉमी पर उसका असर पड़ रहा है। सुपर एल नीनो 2026 नॉर्मली पैसिफिक ओशियन के इक्वेटर के पास ट्रेड विंड्स मतलब आने जाने वाली हवाएं ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। ये हवा गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ ढकेलती हैं। इससे इंडिया में मानसून को सपोर्ट मिलता है, मतलब इंडिया में इससे बारिश होती है। एल नीनो तब होता है जब ये ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं और गर्म पानी पैसिफिक के बीच और ईस्ट की साइड तरफ शिफ्ट हो जाता है। सुपर एल नीनो मतलब एल नीनो का बहुत पावरफुल रूप होता है जिसमें पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ जाता है। इसका इफेक्ट पूरी दुनिया के वेदर पर पड़ता है, पर भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसके 55% लोग कृषि पर डिपेंडेंस है और कृषि मानसून पर डिपेंड करती है, जिससे भारत के लोग ज्यादा अफेक्ट होंगे एल नीनो से। तो चलिए समझते हैं। एक नेचुरल फिनोमिनन है जो पैसिफिक ओशन में होता है। नॉर्मल कंडीशंस में साउथ अमेरिका से एशिया तक स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स चलती है जो गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती है। इससे एशिया कोस्ट पे लो प्रेशर जोन बनता है और भारत को पावरफुल मानसून मिलता है। लेकिन जब एल नीनो एक्टिव हो जाता है तो ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाती है। गर्म पानी एशिया की तरफ नहीं बढ़ता बल्कि साउथ अमेरिका के पास ही इकट्ठा हो जाता है, जिससे एशिया कोस्ट पे लो प्रेशर जोन नहीं बनता और मानसून विंड्स का पूरा सिस्टम ही आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब भारत में मानसून तो आता है पर बारिश का फ्लो कम हो जाता है। तो दोस्तों, एल नीनो का इफेक्ट आपको समझ में आया? द एल नीनो डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट एक इफेक्ट होता है जो कि एक के बाद एक होता है। पहले सुपर एल नीनो आया जिसकी वजह से
पैसिफिक का गर्म पानी शिफ्ट होता है और इंडिया से मॉइस्चर दूर होता है। इस पर एल नीनो की वजह से ऐसा नहीं हो पाता, हार्वेस्ट फेल हो जाती है। 80% ऑफ रेनफॉल कम्स फ्रॉम मॉनसून, जो कि एल नीनो की वजह से नहीं आता, जिससे किसान प्रॉपर इरिगेशन नहीं कर पाते और 43% वर्कफोर्स एक्सपोज रह जाती है, जिसकी वजह से हीट वेव्स एंड सिकनेस आती है। टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रूरल डिस्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से और पीपल की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, जिसके कारण हीट वेव्स के कारण पावर डिमांड बढ़ जाती है और ग्रिड क्राइसिस आ जाती है। इससे ब्लैकआउट होने लगते हैं और इसका असर रुपी पर भी पड़ता है। फूड इन्फ्लेशन हो जाता है, खाना महंगा हो जाता है, आरबीआई के रेट्स हाइक हो जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर अपने मनी को पुल करते हैं इंडिया से और अकाउंट डिफिसिट वाइडन होने लगता है। द फर्टिलाइजर डूम लूप सिंस 1951, क्रॉप की पैदावार जो है 5 गुना हुई है, पर उनका यूसेज 280 टाइम्स हुआ है, जिसकी वजह से हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं एन नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, के पोटेशियम, जो कि फर्टिलाइजर में यूज होता है, जो कि हम मोरक्को, कनाडा, रसिया से मंगाते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट 6.77 लाख करोड़ की सब्सिडी देती है। ओवर एप्लीकेशन क्रिएट्स डेड सॉइल, पर ये डेड सॉइल कर रहे हैं। ये जो एनपीके हैं, इसका असर पंजाब में ज्यादा है, पर ये डिसरप्ट हुई है इसकी जो इंपोर्ट है हारमूज की ब्लॉक होने से, जिससे 50% सप्लाई कट हुई है। इसका जो अल्टरनेटिव है वो नैनो यूरिया है, द सर्किट ब्रेकर ऑफ फर्टिलाइजर। वेस्ट एशिया क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस एंड सुपर एल नीनो क्राइसिस की साइमल्टेनियस इफेक्ट क्या होंगे मिडिल क्लास और फार्मर पर, आइए देखते हैं। पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, जिससे कि डिलीवरी कॉस्ट बढ़ेगी, किसान की फसल बर्बाद होगी, जिससे कि 43 लोग खेती पर जो डिपेंड करते हैं वो सब खत्म हो जाएगा, खाद नहीं मिलेगी, जिससे घर का खाना महंगा होगा, ईएमआई भारी हो जाएगी, बिजली की कट डाउन होगा, फसल सड़ जाएगी, रिजर्वियर की फॉरेन ब्रांड का फायदा होगा, किसान का नुकसान, मोबाइल, दवाई, इलेक्ट्रॉनिक सब महंगा होगा रुपये गिरने से, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल जो कि इनके लिए चाहिए वो महंगे इंपोर्ट होंगे, हॉस्पिटल स्कूल का पैसा नहीं बचेगा और नौकरी होगी पर सैलरी नहीं बढ़ेगी। वैल्यू चेन पैराडॉक्स, ट्रू वेल्थ क्रिएशन डज नॉट अकर्स एट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रैक्शन, इट अकर्स एट द पॉइंट ऑफ फाइनल सिंथेसिस। मतलब ये इंडिया की एक कमजोरी है, हम मेहनत ज्यादा काम करते हैं पर हमारी कमाई कम होती है। मतलब हम रॉ मटेरियल तो बना रहे हैं पर उनकी फिनिश गुड्स अपने देश में नहीं बना रहे। जैसे कि हम अपने देश में एल्युमिनियम बनाते हैं पर उनकी जो गुड्स हैं वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया थर्ड एल्युमिनियम प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड का, बट हम उसके फिनिशिंग गुड्स जैसे कैंस हो गए एल्युमिनियम के, वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं महंगे में। ये हमारा एक गैप है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में। ये ही कल्यूमिनेटिंग क्राइसिस रुपी को फॉल कर रही है, एल नीनो एंड फूड इन्फ्लेशन, हार्मुज ऑयल शॉक, फर्टिलाइजर ट्रैप, मिसिंग वैल्यू चेन, यही भारत के रुपयों को गिरा रही हैं। इसी से हमारा रुपी दिन पर दिन कमजोर हो रहा है। जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे जब तक रुपया और गिरता रहेगा। द अल्टीमेट इंसाइट ये है कि करेंसी की स्ट्रेंथ वैल्यू क्रिएशन पर है। द रुपी विल ओनली अचीव स्ट्रक्चरल डोमिनेंस व्हेन द वर्ल्ड एक्टिवली डिमांड इंडियन फिनिश ब्रांड। हम रॉ मटेरियल तो बना रहे हैं पर उनकी फिनिशिंग गुड्स नहीं बना रहे अपने देश में। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग गैप पर काम करना होगा। जब तक हम चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेंगे जब तक हमारा रुपया गिरता रहेगा। इंडियन स्ट्रेटजिक रोड मैप टू ट्रू आत्मनिर्भर भारत, हमें सेल्फ रिलायंस बनने की जरूरत है, बट डोमिनेटिंग एवरी रंग ऑफ द वैल्यू लेडर, टाइम टू ट्रांजिशन फ्रॉम वर्ल्ड सप्लायर टू वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर। अभी हम रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं पर हमें रॉ मटेरियल के साथ साथ अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करनी होगी। हमें एमएसएमई पेनल्टी एंड करनी होगी और री नेगोशिएट करना होगा एफटीए को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को, डोमेस्टिक प्राइसिंग प्रायोरिटी लानी होगी, मोनोपोली कम करनी होगी,
डिप्लॉय एग्रीटेक डिफेंसेस, नैनो यूरिया, माइक्रो इरिगेशन यूज करने होंगे, एलिमिनेट करने होंगे फ्यूल सब्सिडीज, आर्टिफिशियल फ्यूल सब्सिडीज, और हमें एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बढ़ानी होगी इंडिया में, जिससे कि हम जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने।